आंदोलन है उससे जुड़ा हुआ है। उनकी मध्य प्रदेश यात्राओं पर, मध्य प्रदेश के कार्य पर केंद्रित है। और ये सौभाग्य का अवसर है कि पहली बार नाना साहब पेशवा के जो धरी है उसके आयोजन अवसर पर उसका लोकार्पण हुआ। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इस पल को धन्यवाद, इस समय को मैं नमन करती हूँ कि ऐसे अच्छे समय में इस पुस्तक का लोकार्पण हुआ। क्योंकि पुस्तक आ गई थी, फिर कोरोना काल था, फिर एक दूसरे विचारधारा का समय आ गया था। क्योंकि मैं उसके लोकार्पण के लिए तैयारी नहीं थी तो मैं उसका लोकार्पण नहीं किया गया और सही समय पर ये पुस्तक समाज के बीच में आई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये कहना चाहूँगी, ये मैं एक 5 मिनट में, क्योंकि मुझे 5 ही मिनट का समय दिया गया है, अपनी बात खत्म करती हूँ। नाना साहब पेशवा पीलूखेड़ी क्यों आए, हमें इस पर विचार करना होगा कि हमको इसको गजेटियर में सब कुछ है। तो मैं आप लोगों से ये साझा करना चाहूँगी कि पीलूखेड़ी आने के पीछे कितना विश्वास होगा कि पूरी अंग्रेजी सेना और देश के गद्दार, भारत की हार कभी भी शौर्य या पराक्रम की कमी के कारण नहीं हुई है। जब भी हार हुई है देश के गद्दारों के कारण हुई है। चाहे वो गुलामी शब्द गुणों का आक्रमण हो, चाहे वो अभी अंग्रेजी के समय पर हमारी गुलामी आए हो। हम जब भी पराधीन हुए हैं हमारे देश के गद्दारों के कारण हुए हैं। दादा टोपे को भी गद्दार नहीं किया। और उस समय पर, ऐसी ज्वलंत समय पर पीलूखेड़ी आना और पीलूखेड़ी अंतिम समय पर रुकना नाना साहब का, उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि ये जो शास्त्री परिवार है इसकी जो पृष्ठभूमि है, मैं 1 मिनट लूंगी, थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा। क्योंकि हिंदू परिवारशाही की जब शिवाजी महाराज ने स्थापना की थी, जब मुगलों के कारण उस शोषण और दमन से हिंदू समाज बहुत ही पीड़ित था, उस वक्त जब शिवाजी महाराज ने हिंदू परिवारशाही का ध्वज उठाया तब तेलंगाना से वेंकटेश शास्त्री बालक को लाए, पीलूखेड़ी में उसको बसाया और आसपास की जागीर देकर उस महामंदिर की स्थापना करके ऐसा स्थापित किया कि ये देवस्थल है और ये पुजारी है। बेसिकली वो हमारे स्वाधीनता, स्वाभिमान और शौर्य पराक्रम का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। और इसलिए कि उसको सिंधिया की और होलिका सेठ से जागीर दिलवाई गई, ये भी पेशवाओं ने दी गई। और पहले जैसे 42 में जब चैन सिंह जी सीहोर तक गए तब भी पीलूखेड़ी का उसमें हो रहा। और सीहोर में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, सिपाही बहादुर सरकार, भारत की पहली लोकतंत्रात्मक सरकार जो स्थापित हुई है वो सीहोर में हुई है। और सीहोर में जो रोटियां, रसद और सामान भर के गया है वो पीलूखेड़ी के शास्त्री परिवार ने बनाकर दिया था। गोलियां चल रही थी, धरपकड़ चल रहा था, उस अवस्था में वहां से गई। और वहां का जब सीहोर में 1858 में चूंकि बेगम जो है वो अंग्रेजों के साथ थी और धरपकड़ चल रहा था, तो 356 सिपाहियों को एक साथ गोलियों से भून दिया गया सीहोर में और सिपाही बहादुर सरकार समाप्त हो गई। उसके बाद शुजात खान जो है वहां से, और उसी दौरान नाना साहब पेशवा, हमारे मेरे जो पिताजी ने जो संस्मरण सिखाया कि नाना साहब पेशवा और ये लोग हाथी पर बैठकर आए, हमारे पीछे कुआं है, उस कुएं में उन लोगों ने अपने जीव दिए। जो मृतक थे वो जो भी सामान था, और नाना साहब पेशवा बहुत घायल अवस्था में थे, रात को 1:30 बजे का समय था, वो बोले मैं दुश्मनों के हाथ अपनी शरीर को स्पर्श नहीं करने दूंगा। तो शास्त्री खानदान ने क्या किया कि उसको, उन्होंने कहा मुझे समाधि चाहिए, रातों रात उसको फूट दिया गया। सुबह जब अंग्रेज वहाँ आए, देखने के लिए तलाश ली गई तो कुछ नहीं मिला, न सामान मिला, न व्यक्ति मिले, न पशु, कुछ नहीं, कोई सेवक, कोई चिन्ह नहीं थे। और इस तरह से नाना जी का वहाँ अंतिम ये अनछिपा अनचिन्हा वो है। क्योंकि पुराने जमाने में इसको सब छिपाते थे, बताते नहीं थे। ये तो पिताजी ने किसी समय पाली भाषा में, हमारे यहाँ मंदिर के सामने पाली भाषा में एक पत्थर निकला था, उस पत्थर में ये लिखा हुआ था जिसका कि पिताजी ने उल्लेख किया था। तो मैं आप लोगों से साझा करती हूँ। और ये एक बहुत अच्छा समय है, ये अच्छा क्षण है कि आप लोगों ने सबने, आप सभी का आभार कि इस विषय को लेकर आए और हम पुण्य नाना जी का स्मरण कर रहे हैं और उस पर स्मारक बनाया जाए नाना जी की स्मृति में। एक पवित्र स्थल हमारे मध्य प्रदेश में है, हमारे यहाँ है और हमारे महीने में, ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो बस ये है नाना जी पेशवा। विश्वास इसलिए था क्योंकि वो पूरा का पूरा स्वाधीनता संग्राम का स्थल था।
इसलिए वो अपने घर लौट कर आए, अपनी जगह लौट कर आए और उन्होंने वहाँ अंतिम श्वास ली। और नाना जी की वहाँ जो परम भूमि है, वो पवित्र भूमि है, उस पर विचार किया जाए। आज से ये शुरुआत हो गई है, आदरणीय सम्मानीय लोग हैं तो आगे भी इस विषय को लेकर जाएंगे। बस यही मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा नाना साहब पेशवा जी की स्मृति को हम लोगों से जानकारी उपलब्ध करवाई, उसके लिए धन्यवाद। और निकट भविष्य में जो हमारी स्वाधीनता की अमृत महोत्सव समिति है, हमारे द्वारा नाना साहब पेशवा की स्मृति अंतिम जो समाधि स्थल है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए वृत्ति स्तर पर कार्यक्रम कराया जाएगा, उसके लिए ज्ञापन भी दिया जाएगा। धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता माननीय भाई साहब बिलाल जी बलेगी से निवेदन करूंगा कि वे हम लोगों को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय भाई साहब बिलाल जी बोलेंगे। अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष मतलब जवानी देश की रक्षा के लिए लगा देने वाले पूर्व सैनिक सभी बंधुगण जो शहीद हो गए, उनके परिवार के सदस्य, शास्त्री परिवार जिन्होंने कि नाना साहब पेशवे की स्मृति को यहाँ पर जीवित रखा, पास में वे सभी उसके सदस्यगण, आदरणीय मुकेश जी, आदरणीय प्रमोद जी, उपस्थित सभी बंधु बहनें और विद्यार्थी। वास्तव में तो एक लंबा कार्यक्रम होने के बाद में किसी विषय को विस्तार से रखना यह थोड़ा सा कठिन बात होती है, परंतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर आकर्षित आपको मैं जरूर कराना चाहूँगा। वास्तव में स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जो कुछ भी प्रयास देश में हुए, उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि को हमको समझना आवश्यक है। जब देश पर विदेशी आक्रमणकारी आए, यह शतहूर्ण यूनानियों से वो इतिहास प्रारंभ होता है। हमने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना, उनका जीवन भी, और हम लोगों ने और चित्र कथा के रूप में टीवी पर भी देखा। यूनानिया के आक्रमण को चंद्रगुप्त और उनके आचार्य उन्होंने मिलकर इस भूमि से उनको खदेड़कर और बाहर किया। उसमें भी विश्वविद्यालय की भूमिका हम सब जानते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य वहाँ पर पढ़ाते थे और उनके मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त तैयार। उसके बाद में शकों और हुनों का आक्रमण हुआ। अभी अभी नया वर्ष प्रारंभ हुआ और हम सब जानते हैं विक्रमादित्य के पराक्रम। तो शकों के आक्रमण जो उज्जैन तक उनका शासन पहुंच गया था, उनको समाप्त करते हुए खदेड़कर देश से बाहर किया। क्या स्वाधीनता को याद करते समय हम उनको भूल जाएंगे? जिस विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ, जो एक आदर्श राज्य के रूप में इस इतिहास में हमारे सामने आया, जिस विक्रम संवत को लेकर हम अपने पूजा पाठ पद्धति नित्य कर्म करते हैं, उनको क्या भूलकर देश की स्वाधीनता को, स्वतंत्रता को भूला जा सकता है? और भी उसके बाद के कालखंड में जब इस पिछले 200 वर्षों या 250 वर्षों के इतिहास को जब हम देखें तो और उनके उपनिवेश देश का स्वतंत्रता यानी 1947 तक इस देश में बने रहे। हम सब जानते हैं कि गोवा जो है बहुत जल्दी स्वतंत्र नहीं हो पाया। फ्रेंच कॉलोनी जो है वो पांडिचेरी के अलावा जो है वो तमिलनाडु में भी फ्रेंच कॉलोनी, वहाँ पर भी केरल में भी जो है वो संघर्ष करा। तो इस प्रकार से लंबी परंपरा इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए आक्रामकों से लड़ चली। कई बार लोग तरह तरह के प्रश्न उठाते। अभी कोई एक राजनीतिक दल ने कहा कि ये एक राष्ट्र नहीं था, अनेक राष्ट्रों का समूह मिलकर किसी कोई अमेरिका से कोई तुलना करने लगा कि अन्य जो है वो देशों से तुलना करने लगा। वो यूनाइटेड स्टेट्स होगा, वो यूनाइटेड किंगडम होगी। उनका जो इतिहास हम जब पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रकार के सेक्ट ने मिलकर एक देश बनाया। पहले वो एक राजनीतिक सत्ता बनी, बाद में वो राष्ट्र बना।
जिसको नेशन कहा जाता है, उसके साथ में संस्कृति, भाषा, परंपरा, पूजा पद्धति, इन सब बातों का समावेश होता है। उनको मिलकर राष्ट्र बनता, उनसे मिलकर नेशन बनता। ये जो हजारों वर्षों की परंपरा हमारे देश में है, विभिन्न प्रकार के और शास्त्रीय पद्धति से राष्ट्र को, नेशन को परिभाषित किया। यह भारतवर्ष एक प्राचीन राष्ट्र है। उसके बराबरी के राष्ट्रों में हम चीन देख सकते हैं, बाकी राष्ट्र देखे जा सकते हैं, परंतु जिसके समान अर्थ रखने वाले राष्ट्रों का तो इस्लामी या ईसाइयत के आक्रमण से वो पूरी तरह से समाप्त हो गए। जो अरब से आंधी चली इस्लाम की, उसने पूरा नहीं वाले ईरान, इराक को समाप्त कर दिया। वहाँ की मूल संस्कृति, वहाँ के पारसी लोग भारत में आकर बसे। हम सब जानते हैं कि जामनगर में गुजरात के राजा के वहाँ पर आकर वो बसे, और वो पारसी समुदाय कितना परिश्रमी और कितना बुद्धिमान निकला कि उन सब ने भारत की गुजराती भाषा को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद भारत में बसकर भारत के ही बन गए। आज जमशेदजी टाटा क्या है? ये सारे परिवार जो है वो दुनिया से निकलकर अपने धर्म को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए इन देशों से आए, भारतवर्ष में आए। दुनिया में कहीं भी मानवता पीड़ित हुई, कहीं पर भी संस्कृति का विनाश हुआ, वे सारे लोग भारतवर्ष में आए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण इजराइल के और यहूदी लोग। जब 1948 में इजराइल देश बना, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि दुनिया के हर देश में हमको 2000 वर्षों तक प्रताड़ना मिली, परंतु भारतवर्ष एक ऐसा देश था जहाँ पर आकर हम लोग बसे, अपने इच्छा से अपने धर्म का पालन करते हुए इतने हजार वर्षों तक हमने अपनी संस्कृति को बचाया। भारत की इस पंथ निरपेक्ष परंपरा यह हिंदू समाज का है, भारतीय समाज का। तो ये जितने भी आक्रमण हुए उनका प्रतिकार हुआ, और प्रतिकार कब से हुआ, अगर ऐसा गिनती गिनने के लिए जाए और उस इतिहास को ठीक प्रकार से देखें तो हमको ऐसा ध्यान आएगा कि हमारे पाठ्य पुस्तकों में बच्चों को जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसको पूर्णतः बदल देने की आवश्यकता है। पूर्णतः बदल देने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि इतिहास के उन पृष्ठों को वापस लाने की जरूरत है जिसमें कि अपने पराक्रम, अपने धैर्य, अपने शौर्य और अपनी उदारता, इन सबके उदाहरणों से हमारा इतिहास भरा है। और इन सब उदाहरणों को और अपने नई पीढ़ी के सामने रखते हुए भारत के उज्जवल इतिहास को सामने रखने की आवश्यकता। ऐसा नहीं कि देश की स्वतंत्रता में केवल राजनीतिक लोगों ने, जिनके नाम हम सुनते आए हैं और अखबारों में छपते आए हैं, केवल उन्हीं का योगदान। ऐसी बात नहीं, क्रांतिकारियों का योगदान रहा। ऐसे अनेक महान क्रांतिकारी जिनके नाम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी कुछ मात्रा में जानते हैं, और बटुकेश्वर दत्त को जानते होंगे। थोड़ा बहुत इतिहास उनका कभी कभी पढ़ने को मिल जाता है, परंतु इनके अलावा जिन महान क्रांतिकारी, और केवल पुरुष नहीं, महिला क्रांतिकारियों ने, महिला क्रांतिकारियों के परिवारों ने, उन सबने महान त्याग किया करके स्वतंत्रता लाई। भगवती चरण गौरा का जो है नाम लिया जाता है चंद्रशेखर आजाद के साथ में। उनकी पत्नी दुर्गा भाभी जब वहाँ पर सॉल्टर्स का वध करके भगत सिंह को सुरक्षित उनकी पत्नी बनकर निकल कर जो है वो कलकत्ता लेकर आए, और अपने इस प्रकार के त्याग से, वो चाहे हरदार हो, चाहे किसी प्रकार के ऐसे अनेक नाम दिए जा सकते हैं उन बहनों के, जिन्होंने अपने सुहाग को भी और दांव तक लगाया। सावरकर जी का परिवार तो 3 भाई थे, तीनों भाइयों को 2 को तो काला पानी, उनसे जो सबसे छोटे थे डॉक्टर नारायणराव सावरकर, वो एकमात्र पुरुष घर में बचे थे। उनके सावरकर जी के बड़े भाई बाबाराव सावरकर और उनकी पत्नी, उनको अंग्रेजों ने मकान से, घर से बाहर निकाल दिया, बाहर सड़क पर उनका सामान फेंक दिया, और उनके जब अंडमान के जेल में थे उस समय एक गौशाला में रहकर अपना जीवन उन क्रांतिकारियों की पत्नियों ने इसी प्रकार से गुजारा। ऐसा त्याग उन बहनों का था, ऐसा त्याग उन माताओं का था जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और चंद्रशेखर आजाद की माता के संबंध में तो उदाहरण सबको तथा मालूम है। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का नेतृत्व करते हुए चंद्रशेखर आजाद की मां के बारे में लोगों ने चंद्रशेखर को बताया कि वो तो कितनी विपन्नावस्था में, परेशानी में जो है अपना जीवन यापन कर रही है। गाँव में गोबर के गड्ढे पीकर, लकड़ियाँ पीकर अपना जीवन जो है वो चला रही है। अगर आप मेरे को इस क्रांतिकारी आंदोलन में ढूंढ कर एकत्रित किया हुआ है इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए,
आपकी माता के लिए भी हम कुछ न कर सके तो आपके जीवन का क्या लाभ? चंद्रशेखर आजाद ने जो उत्तर दिया वो अपने आप में अद्वितीय होने का कि दो गोली चाहिए मेरे बंदूक में, एक मेरे लिए एक मेरी माता के लिए, परंतु देश की स्वतंत्रता के लिए इकट्ठा किया हुआ धन का एक पाई भी मैं अपने परिवार के लिए खर्च नहीं कर सकता। आज उन राजनेताओं से हम पूछ सकते हैं जिनके बड़े बड़े महल बन गए, इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिन क्रांतिकारियों ने बलिदान दिए, उनके इतिहास हम अपने बच्चों को कब बताएंगे? ऐसा भी नहीं कि केवल क्रांतिकारी हुआ, इस देश के लिए महात्मा गांधी ने जब ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया 1920, अनेक पढ़े लिखे लोग पूरे देश भर को चालित करने का काम जो है महात्मा गांधी ने उस आंदोलन ने किया। देश भर में हजारों हजार लोग सड़कों पर उतर आए इस अंग्रेज को यहाँ से भगाने के लिए, अपने शक्ति भर अपने परिवारों की भी परवाह न करते हुए अनेक लोग बलिदान हुए। जो अंग्रेज की लाठी से मरे, जो अंग्रेज की गोली से मरे, उनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी हजार संख्या होगी। केवल 1857 के युद्ध के बाद की जो गणना देश में उपलब्ध है, जिनको अंग्रेजों ने गांव-गांव से चुन कर जिन-जिन ने जो है वो म्यूटिनी में जो ये स्वतंत्रता आंदोलन में जिनने भाग लिया, उनको जिन-जिन ने सहायता पहुंची, उस वहाँ के सारे पुरुष वर्गों पर, गांव के बाहर के पेड़ों पर और फांसी पर लटकाने का काम अंग्रेजों ने किया। पूरे देश जो है लाशों से जैसे कटा हुआ। 1870 युद्ध के बाद में इस देश में जितना जेनोसाइड हुआ, जितने लोग मारे गए, वो अपने आप को जो है वो एक इतिहास है जिसको दबा दिया गया, जिसको छुपा दिया गया। ऐसे अनाम क्रांतिकारी परिवार उनके सभी इस प्रकार के लोगों का ये स्वाधीनता का जो अमृत महोत्सव है, उनको जिलों जिलों में उनके इतिहास को लिखकर और सुरक्षित करने का काम भी ये समिति और कर रही है, जिससे कि हमारे आसपास क्या घटा है ये नई पीढ़ी को पता लग जाए, उनके स्मारकों पर हम जाए, उन बलिदान किए हुए लोगों के बारे में अपन और विचार। जैसे मैं पूर्व सैनिकों की बात अभी बता रहा था, कितने ही ऐसे सैनिक परिवार और ये सब प्रेरणा बनेगी, इतनी बड़ी संख्या में सामने बैठे तो युवाओं के लिए प्रेरणा है कि क्या करना है आगे। सीमा पर खड़ा हो वो सैनिक जो -50 डिग्री से भी नीचे से लेकर और 50-55 डिग्री तक के रेगिस्तान के तपते हुए उसमें बंदूक लेकर खड़ा है, न जाने कब किस दिशा से गोली आए और उनका जीवन देश के काम में आ जाए। ऐसी परिस्थिति में भी और साहस के साथ देश की रक्षा के लिए खड़ा है। ऐसे सभी अनाम इस प्रकार के सैनिक, बाकी तो अभी स्मारक बन गया है दिल्ली में बहुत बड़ा शौर्य स्मारक, वहाँ पर देश की स्वतंत्रता के लिए, तो अंग्रेज के लिए नहीं, देश की स्वतंत्रता के लिए जिनने जीवन प्राण न्यौछावर किए, इस प्रकार से वीर सैनिकों के नाम और वहाँ पर लिखे हुए अपने ही परिवार के, अपने ही बच्चे, मेरे ही चाचा, मेरे ही बाबा, मेरे ही जो है मित्र, वही जो है वो सेना में जाए। परंतु यह प्रेरणा का केंद्र है, इस देश की रक्षा के लिए अपना जीवन की करुणा ही निछावर करने वालों के लिए प्रेरणा का केंद्र है। केवल यही खड़े रहकर नारे लगाने वालों का नहीं, परंतु वहां पर भी जाकर देश की रक्षा के लिए सैनिकों की आवश्यकता है। सीमाएं सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। और जो गीत है कि जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे और जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे। ऐसा पराक्रम हमारी सेना ने किया। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है भारत की सेना, उसके लिए लोग चाहिए। इस भारत के पुत्रों को ये काम करना पड़ेगा। तो स्वतंत्रता के, इस स्वाधीनता के और इस अमृत महोत्सव के अवसर पर दो बातों पर जो है वो संकेत करना बहुत आवश्यक है। स्वाधीनता तो हमने प्राप्त कर ली, एक प्रकार से हम पराधीन थे तो स्वाधीन हुए, हमने हमारे अपनों का राज आ गया, क्योंकि अंग्रेजों ने जितने अत्याचार किए उन अत्याचारों में इस देश के विभिन्न प्रकार के उन्होंने जो है वो मान भंग करने का भी काम किया। हमारी अपनी संस्कृति और अपनी शिक्षा को उन्होंने प्रदूषित किया। हमारे अंदर जो है वो अंग्रेजों के प्रति एक गुलामी का भाव पैदा किया। और इस प्रकार से मैं तो उन्हें बुद्धिमान भी कहता हूँ, क्योंकि विजित राष्ट्र हमेशा पराधीन राष्ट्र की प्रज्ञा को, उसकी बुद्धिमत्ता को, उसकी प्रेरणा के अंदर रहते हैं, जितने प्रकार के उसके जीवन मूल्य रहते हैं उनको नष्ट करता है। और भारत को वो सब नष्ट करने के लिए जो है वो अंग्रेजों ने प्रयास किया। और ऐसे रिकॉर्ड कहाँ मिले भाई? तो गांधी जी के शिष्य थे डॉक्टर धर्मपाल। डॉक्टर धर्मपाल ने भारत के ज्ञान विज्ञान की परंपरा, इतनी उज्ज्वल परंपरा
मेरा अभी उज्जैन जाना हुआ तो मैंने वहाँ पर वो जंतर मंतर देखा, ज्योतिष विज्ञान का। कितना पुराना, बहुत पुराना। जयपुर हम जाएंगे तो वो जंतर मंतर देखेंगे, बनारस में नक्षत्र विज्ञान का जितना ज्ञान था, धातु विज्ञान का जितना ज्ञान था, अन्य प्रकार के जो वस्तुएं बनाने का, रसायन बनाने का कारखाने थे, दुनिया में भारत के उद्योग जो प्रतिष्ठित थे। नौकायन का उद्योग, नाव चलाना हमें क्या अंग्रेज ने सिखाया। देश का जहाजरानी उद्योग विश्व में सबसे आगे था, और जो भारत खोजने के लिए वास्को डी गामा चला था, उसने लिख के रखा है कि एक भारतीय नौका के पीछे पीछे में भारत पहुंचा। हमको पढ़ाया जाता है कि उसने देश को खोजा। अरे जब घुमा ही नहीं था, खोजता कहाँ से? तो इस भारतवर्ष को खोजने के लिए जो निकले, क्यों निकले? भारत संपन्न देश था, भारत गुणवान लोगों का देश था, और दुनिया को सब प्रकार के संस्कार देने के विद्यापीठ जिस देश में विद्यमान थे, उसको देखने की लालसा से जो है दुनिया से लोग आते थे। और इस भारतवर्ष की इसकी प्रज्ञा को नष्ट करने का एक जो प्रज्ञा अपराध अंग्रेजों ने किया, उसके परिणाम स्वरूप और हमको यह आज चुनौती हमारे समक्ष है कि मैं मातृभाषा में पढ़ूं कि 2000 किलोमीटर 5-10,000 किलोमीटर दूर किसी देश की भाषा में पढ़ाई करूंगा। मेरी पड़ोसी भाषा को भूल जाऊं, मैं गुजराती सीख सकता हूँ, मैं बंगाली सीख सकता हूँ, मैं उसके साहित्य का अध्ययन मूल रूप में कर सकता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा, शरतचंद्र चटर्जी ने क्या लिखा, गुजराती साहित्यकारों ने क्या लिखा, तमिल में क्या लिखा हुआ, मुझसे 1000-1500 किलोमीटर दूर मेरे ही देश की भाषा के संबंध में और मुझे ज्ञान नहीं, और दूर की भाषा में मेरा पढ़ने के लिए मैं विवश हूँ, क्योंकि उसके बिना नौकरी नहीं मिलेगी, ये बात मन में आ जाती है। उसको भी पढ़ने में कोई क्या दिक्कत है? देश के स्वतंत्रता आंदोलन के जितने प्रथम श्रेणी के हम नेता देखेंगे, उन्होंने उनकी भाषा पढ़कर, उनके ही ज्ञान को अर्जित कर और उनके विरुद्ध संघर्ष करते हुए देश की स्वतंत्रता को अगर प्राप्त किया है, तो उसको भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। पर मैं अपनी भाषा में बोलूं सोचूं तो मातृभाषा का महत्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस संस्कृत को उन्होंने नष्ट किया, जिस संस्कृत विद्यालयों को नष्ट किया, शिक्षा के केंद्रों को नष्ट किया, केवल इतना ही नहीं तो हमारे पाठ्य पुस्तकों को भी प्रदूषित किया। जिस और कविता को मैं पढ़ा करता था, यह कदम का पेड़ अगर ना होता जो मैं भी उस पर बैठ कर सांप्रदायिक घोषित हो गए, कविता ही सांप्रदायिक घोषित हो गई। जिस कन्हैया की लीलाओं को कहाँ पैदा हुए, कहाँ पर उनकी लीलाएं हुई, कहाँ जन्म हुआ और कहाँ महाभारत युद्ध को उन्होंने भगवत गीता का जो है अनुपम ज्ञान दुनिया को दिया। तो अवतार कृष्ण नाम के मेरे मित्र हैं, तो कश्मीर के हैं, तो बाल कृष्ण जो है वो केरल में भी मिल रहा है, जिनमें कहाँ पले कहाँ बड़े कहाँ लीलाएं की, और देश भर में भगवान राम का तो दुनिया में सैकड़ों देशों में भगवान राम का नाम मिल जाएगा। ऐसे इस पुरातन संस्कृति के जीवन मूल्यों को अंग्रेजों ने नष्ट करने का काम किया, इस देश के उद्योगों को नष्ट किया। ऐसा नहीं कि भारत के उद्योगपतियों ने और वैज्ञानिकों ने देश की स्वतंत्रता के लिए काम नहीं किया, ऐसा अपन न समझें। इस देश के उद्योगों को पुनर्जीवित करने का काम स्वामी विवेकानंद और जमशेदजी टाटा के बीच के संवाद की कहानी अगर हमने पढ़ी होगी तो उनको पता होगा। जमशेदजी टाटा स्वामी विवेकानंद जिस जहाज में यात्रा कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद ने प्रेरित किया कि अपने देश में उद्योग लगाओ, अंग्रेज आधारित उद्योगों पर न काम करो, और उनके पुत्र फिर दौरा देने और टाटा स्टील का और यहाँ पर कारखाना प्रारंभ किया। इस देश में कारखाने प्रारंभ करने के लिए और प्रेरित किया इस देश के संतों ने। इस देश में संतों की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा योगदान है। स्वामी दयानंद सरस्वती, हम रामकृष्ण परमहंस और पूरे दक्षिण भारत, पूरा देश जिसके लिए लगा, और इस देश की स्वतंत्रता में उन संतों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इस विपरीत परिस्थिति में अपने धर्म को बचा कर रखा। क्योंकि एक विदेशी ने कहा है कि अंग्रेजों के पास में 4 प्रकार की सेनाएं हैं, वायुसेना, थल सेना, जल सेना और चर्च। चर्च उनकी एक सेना थी जिसके माध्यम से भारतीयों को ईसाइयत में दीक्षित करके अंग्रेजों के पक्ष में बोलने के लिए प्रेरित किया जाता था, और इस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या को भारत के विरोध में और खड़ा करने का काम उस चर्च ने किया। आज भी हजारों लाखों रुपए लगाकर इस देश का वो धर्मांतरण करना चाहते हैं।
इस देश की आस्थाओं के प्रति जो है उन्होंने अनास्था जगाने का काम किया है। और इस प्रकार से संतों का भी योगदान रहा। जगदीश चंद्र बसु का नाम हमने सबने सुना होगा। उनके लेख, वैज्ञानिक लेख, उनसे पहले एक महेंद्र नाथ लाल सरकार करके और विज्ञान पढ़कर और इंग्लैंड से आए एक सज्जन, उन्होंने कलकत्ता में एक कॉलेज में पढ़ाना प्रारंभ किया। वो विज्ञान पढ़ाते थे भारतीयों को। भारतीयों को विज्ञान कौन पढ़ाएगा, ऐसा प्रश्न था जो आधुनिक विज्ञान है। वहाँ पर वो महिला सरकार का जो अपमान उस वहाँ पर हुआ अंग्रेजों के द्वारा, उससे वो प्रताड़ित होकर उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों को प्रेरित किया इस देश में ज्ञान और विज्ञान के विकास के। गया कराची चला गया, सिंधु नदी चली गई जिसका हम मंत्र में रोज उच्चारण, जय गंगे जय यमुने जय गंगे, उसमें हम सिंधु नदी का नाम लेते। वो सिंधु नदी हमारे देश में एक छोटा सा हिस्सा है, लद्दाख में केवल। अपना देश ही हमारे लिए पराया हो गया और वहाँ से जो छोड़कर मजबूरन इस भारत भूमि में वापस आए, आज भी आ रहे हैं अपने धर्म बचाने के लिए और इज्जत बचाने के लिए। ऐसे सिंधी भाषी, पंजाबी भाषी, सिख जितने आ रहे हैं वे कष्ट उठाकर उन देशों से वापस आए। बांग्लादेश का तो उदाहरण है हमारे सामने। 71 में सेना के पराक्रम के कारण बांग्लादेश बना, परंतु वहाँ से भी हिंदुओं का पलायन निरंतर जारी रहा। उस देश में अपने धर्म स्थान, अपनी भूमि छोड़कर बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में आना पड़ा। तो एक सशक्त राष्ट्र की आवश्यकता, एक अपने तंत्र की आवश्यकता। जब हम स्वतंत्र होना है हमको, अभी हम स्वाधीन हैं परंतु स्वतंत्र नहीं है। हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है, हमारी अपनी कार्य पद्धति, हमारी बैंकिंग व्यवस्था, जिसका कि उदाहरण जो है वो प्रस्तुत किया भारत ने। आज रशिया यूक्रेन युद्ध के समय भारत की नीतियों का प्रभाव यह है कि इस पूरे पिछले 2 सप्ताह में 5 देशों के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री चक्कर लगा कर गए भारत। तो यह एक मजबूत इस प्रकार का राष्ट्र बनाने के लिए सर्वसामान्य को योगदान करने की आवश्यकता है। इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस भारत के सही स्वरूप की पहचान, उस भारत माता के विराट स्वरूप की पहचान अपने मन में स्थापित करते हुए इस देश के लिए जीवन लगाने वाले लोगों की और अपनी योग्यता और गुणवत्ता की वृद्धि करने वाले लोगों की आज आवश्यकता है। नई पीढ़ी में भी इस बात को ठीक प्रकार से संप्रेषित हम सब करेंगे, ऐसा मेरा और सभी से आग्रह है। धन्यवाद। सभी को रहा है दुश्मन और एक बात और दूसरी बात है, क्योंकि नाना पेशा के संदर्भ में बात मुझे करनी थी और ये मेरा काम भले ही प्रोजेक्ट था, लेकिन मैं ये वो नहीं हिम्मत नहीं कि मैं अभी तक के भाषण पर कोई प्रोजेक्ट। मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि जैसे कि अभी कहा गया, सौभाग्य से कहिए मेरी जन्मदिन पीलू खिली है, क्योंकि मेरी माँ डॉक्टर के डॉक्टर है और इसलिए मेरा जन्म भी पीलू खिली है। मेरे मामा का नाना भी डॉक्टर है। मैं इतिहास की प्रोफेसर रही हूँ, प्रार्थना करके रही हूँ और लगभग 26-27 विद्यार्थियों का निर्देशन कर चुकी हूँ समय समय पर। मैं 150 वर्ष जब पूरे 1857 में उस समय भी हमने काफ़ी योगदान करना है और उसी समय नाना साहब पेशा को लेकर के एक बात आई। मध्यकालीन इतिहास और विशेष रूप से मराठों के इतिहास पर भी मैंने काम काफ़ी किया है और एक किताब रखी थी याद है, मालवा दर्द मराठा। शिवाजी महाराज केवल दक्षिण में स्वराज को स्थापित कर सके थे पहली बार। एक 12 साल का लड़का जिसके आसपास शत्रु थे, सेना नहीं थी, पिता का संरक्षण नहीं था, माता अकेली थी, भी स्वराज में निर्मित करने का सब देखता है। दुर्भाग्य से उसको सुरक्षित नहीं रख सके और जब उनका स्वराज संकट में आया उसके बाद यद्यपि उनका स्वराज संकट में घुट चुका है ऐसा लगा, लेकिन उसके सम्राज्ञी के बाद उनके पौत्र ने, उसकी पत्नी ने एक रोकेट से बनाया और इस तरह से पेशवाओं के काल में चाहे प्रधानमंत्री को अटक से लेकर कर्नाटक और बंगाल की सीमा से लेकर पश्चिमी गुजरात तक उनका प्रभाव रहा। परंतु हुआ ये कि इन विदेशों में विशेष रूप से अंग्रेजों ने आने के बाद क्योंकि भारत को पूरा कवर कर लिया, क्लाइव से लेकर के डलहौजी तक ये प्रक्रिया रही कि किसी तरह भारतीयों के शासन पर, इनके क्षेत्र पर अधिकार है। डलहौजी के काल तक आकर ये चीजें हमें कि किसी तरह हड़पना है तो उसने कहा तुम्हारा राज्य अच्छा नहीं है, तुम्हारा प्रशासन ठीक नहीं है, तुम उत्तराधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें बोल दिया गया है। और इसी संदर्भ में हुआ ये सब कुछ छीन लिया गया और ये संधि के
या शिंदे या होलकर या पवार या ये सब तो भले नहीं तो संज्ञा हस्ताक्षरित हुई उसके सारे लागू थे। एक इसी बात में कहना चाहूँगी कि हम लोग जो कार्य करते हैं उसमें सुनी सुनाई बातें नहीं होती। मैंने जो काम किया होगा नाना साहब पेशा की समाधि पर, तो उसमें एडिशन मॉड्यूल्स तो ये नहीं है। ये साथ पिलुखेड़ी के इस जागीर या धार्मिक अनुदान को लेकर के जो पत्र प्राप्त हुए हैं, पेशवा भाजी शिंदे, गौरवराव शिंदे, होलकर चिरकुटी, इनके भी पत्र हैं। उसी प्रकार से इस समय एक और बात थी कि सीतामढ़ी का एक एजेंट इंदौर में रहता था, उसने भी कुछ चीज़ें अपने सरकार को रीति के बजट दे। और तो आश्चर्य की बात है, कोई लिखता है किसी भी तीर्थ क्षेत्र में खासतौर से ज्योतिर्लिंग का वो नहीं किया था, अंग्रेजों के किसी को समाज लेकर ओंकार के लिए इसने 1858 में एक पत्र लिखा है जो ओंकार जी में यात्रियों का आना जाना बंद है, लकावट बंद है, साधु संन्यासियों का आना जाना बंद है और वहाँ वो पूजा पत्री भी बंद है। इसका मतलब ओंकारेश्वर को उन्होंने नियंत्रित किया है भीड़ों का। और खास तौर से जिस पिलुखेड़ी की मैं बात कर रही हूँ उसको पेशवाओं के काल में मिली, उनके गुरु के ब्रह्मेंद्र स्वामी दक्षिण भारत से द्रविड़ और तेलुगी ग्रामीण यहाँ पर विद्वान आए हुए थे, आते रहते थे। अहिल्याबाई के काल में भी आए थे, उनका दरबार भी था। तो बड़वाए में उन्होंने वेंकट स्वामी वेंकट शास्त्री को देखा कि ये यज्ञ में काम तो कर रहे हैं लेकिन ये खाना नहीं खा रहे। उन्होंने अपने हाथ से चावल पका के खाया। तब उन्होंने कहा कि ओंकारेश्वर की पूजा, गणपति की पूजा, नर्मदा की पूजा भारत में अंग्रेजों ने विरोध किया है। पहला विरोध बंगाल में भी हुआ, प्लासी की लड़ाई हुई, बक्सर की भी हुई, अंग्रेजों का हमने नहीं माना। फिर बैरकपुर और बेल्लोर में विद्रोह हुए सैनिकों के विद्रोह, उनकी जब नहीं हुई तो 1857 में हमने शस्त्र उठाए, पर हमारी सीमाएं थी, तोपे नहीं थे, गोले नहीं थे और सीमाओं की समस्या ये थी कि हमारा संपर्क नहीं होता था। और इसलिए 1857 में जब ये घटना शुरू हुई तब लोग भरे हुए तो थे, किसान थे, सामान्य जन थे, राजा महाराजा थे, जमींदार थे, सैनिक थे, उनके भी विद्रोह हो चुके थे, आदिवासी तक यहाँ पे विरोध कर रहे थे शुरू से। और इस तरह से पूरा भारत जब उबल रहा था, नाना साहब शुरू में जब वो गद्दी उसमें आए, पेशवा पद उनको मिला तो उनको बड़ा दुख हुआ। हमारे यहाँ पर जब 12वीं 13वीं होती है, ब्राह्मणों का मैं जानती हूँ कि तब 12वीं के समय दान दिया जाता है, गोदान, स्वर्णदान, रजत दान और भूमि दान। दुर्भाग्य इतना कि नाना साहब को रोना पड़ा क्योंकि उनके पिता के नाम से कोई एक की ज़मीन नहीं थी, एक इंच नहीं था। उनके अधीनस्थ सरकार ने उनको बेचल करके इनका नाम था, उन्होंने उनको कुछ गाँव दी तो ये दान। खैर, तो नाना साहब के लिए ये वहाँ का अधिकारी लिखता है जनदर्शन की, ये ऊपर से बहुत दिखावा करते थे, अंग्रेजों से बड़ा रोकदाव से पगड़ी वगैरह पहना के उनका स्वागत करते थे। उनकी वहाँ से उन्होंने पत्रिकाएँ भी मंगाई और बड़ा मीठा व्यवहार था, तो लोगों को लगा नहीं था कि ऐसा कुछ कर सकते। लेकिन अंदर से एक व्यक्ति है चैम्बरलेन, उसने लिखा है कि भले ही कुछ भी हो, एक सेकंड के लिए भी नाना साहब ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कभी भी अच्छा भाव नहीं रखा था। तो जैसे ही विद्रोह की आग बड़ी कानपुर तक आई, कानपुर में बड़ा विरोध हुआ और ताता टोपे गंगा नदी के मुंडे पर बैठे थे वहाँ पर। और नाना साहब थे तो नहीं, पर अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि यहाँ पर जो घटनाएं हुई, कुछ महिलाएं बच्चे भी डूब गए, तो वो उनके ऊपर आरोप लगाया। फिर नाना पर उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, लेकिन नाना साहब ने उनका खजाना भी लुटवा दिया, सैनिकों में शस्त्रास्त्र बंटवा दिए। ऐसी घटनाएं यूरोप में भी हो रही थी। देखिए, ऐसा नहीं था कि हम एकाकी थे। हमारे यहाँ से कोई अजीमुल्ला या रंगोजी बापू या रामजी कृष्ण वर्मा या दलीप सिंह जो रणजीत सिंह का बेटा थे, ये लोग तो विदेशों में गए थे। फ्रांस में क्रांति हुई थी, उसका असर था। यूरोप और इटली और जर्मनी में एकीकरण हो रहा था, ऐसा नहीं था कि हमको नहीं मालूम था। अंग्रेजी पढ़ी ये ठीक है, लेकिन अंग्रेजी पढ़ने का एक लाभ ये भी हुआ, हमारे यहाँ रेलवे लाइन निकली तो लोगों का संपर्क होने लगा। खैर, संक्षेप में कहने का ये कि लोग जागरूक हो गए थे। राजा राममोहन राय थे या हमारे दयानंद सरस्वती जैसे लोग थे, उन्होंने भी लोगों को जागरूक किया। तो एक बौद्धिक आंदोलन तो था, लेकिन ये शस्त्र विरोध जो है इसमें नाना साहब ने जो भाग लिया। तात्या टोपे बचपन से वो नासिक के थे, पर उनके पिताजी को बाजीराव ने वहाँ पर अपना एक मंदिर बनाया था, उसके लिए रख लिया था। और ये जो है उनका नाम था रामचंद्र।
लेकिन वो बड़े विद्वान थे और बाजीराव को बड़ा शौक था बच्चों का, तो उन्होंने उनको उनके बुद्धिमत्ता को देकर एक टोपी दे दी थी जिसमें कुछ हीरे वीरे कटे थे, उसको वो हमेशा पहने रहते थे, इसलिए उनको वो टोपी टोपे कहने लगा। तो ये तात्या टोपे इसलिए कहलाने लगे। वो रामचंद्र पांडुरंग येवलेकर उनका नाम था। खैर, तो तात्या आए, नाना साहेब आए झांसी के रानी को, तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे पति का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तुमको भी हम बेदखल करते। उसने कहा मैं झांसी नहीं दूंगी। तो इस तरह से ये सभी लोग एकत्र होकर के आए। इनकी हार हुई, कालपी में जीते, ग्वालियर में गए, ग्वालियर में जीते, लेकिन वहाँ पर उनका समय उन्होंने थोड़ा सा व्यस्त कर दिया। ब्राह्मण भोजन होते रहे, खान पीन चलता रहा। ऐसे में झांसी की रानी वहाँ से उठ पड़ी, तात्या टोपे जंगलों में चले गए। और नाना साहब जो हैं उनके लिए अभी तक ये था कि वो घूमते हैं और वो नेपाल चले गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो फिर मध्य प्रदेश में आए और ये ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने फिर से दक्षिण में जाकर होशंगाबाद के साइड से नर्मदा क्रॉस करके दक्षिण में जाना चाहते थे। ये सब होते हुए कुछ मेरे को पत्र ऐसे ही मिले हैं। मैंने आपको बोला कि सिंधिया के पत्र हैं, महाजी सिंधिया के पत्र हैं, दौलतराव सिंधी के पत्र हैं, होल्कर के पत्र हैं, वजीर बेग के पत्र हैं जो उसने लिखे हैं कि ये हुआ। तो भारत में जो कुछ हो रहा था उसका पूरा रिकॉर्ड अपने पास भी है, यानी हम केवल अंदाजन नहीं कह रहे। अब आप कहेंगे कि ये जागीरदार पिलुखड़ी को क्या हकता है? वो इसलिए था कि वो भी उपकृत फील कर रहे थे। सीहोर क्योंकि बहुत बड़ी छावनी थी और यहाँ से दिल्ली चलो के नारे लग रहे थे। ऐसे में कुछ पिंडारी भी उनके साथ थे, शिवराज खां जैसे, इन लोगों ने कुछ धन लूटा। और अभी जो इनका घर है हमारा नैनीहाल दादर, तो उसके पीछे किमली का पेड़ है जो है कुआ था। मेरी माँ भी क्योंकि यहाँ की थी, मेरी नानी भी यहाँ थी, तो हमने एक बार नानी से पूछा, छोटे थे तब, कि ब्राह्मण है तो घर में तलवार क्यों है? तो उसने मुझे बताया था मराठी में कि अरे बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, अब वो खूब मोठं युद्ध झालं होतं, लड़ाई झाली होती। और मंडली में पुरुष घर के पुरुष सब चले गए थे वहाँ। उसमें व्यक्ति था अण्णा शास्त्री। आप कहेंगे ये जो नाना साहब यहाँ कैसे आए? तो ये ऐसे सीहोर के होकर के यहाँ पर इनको शायद वो उन्होंने अपने आप को अभिभूत महसूस किया कि इन्होंने हमको हमारा प्रदेश दिया, इतनी गाड़ी है, 900 एकड़ जमीन थी इनके पास और आम और इमली के बगीचा है। तो उन्होंने वहाँ पर मठ दिखाए। एक ऐसी बात की है कि किताबों में लिखा हुआ मिलता है तत्कालीन रिकॉर्ड्स में कि सिकंदर जहाँ बेगम ने अंग्रेजों का ये आदेश जारी कर दिया था कि 50,000 का इनाम नाना साहब पेशवा को, जो कि पेशवा का आखिरी उत्तराधिकारी है, उस पर लगाया जाता है। तो ये आपके यहाँ पर एक चौकी होती है, अभी तक दूसरा दिल खड़ी है कि चौकी पे चले जाओ। तो चौकी जो है हर 2 किलोमीटर, हर 2 मीटर पर इसमें और 2 मील पे चौकी स्थापित कर दी थी ताकि कोई साधु सन्यासी जाए तुम्हें पकड़ लिया जाए। ओंकारेश्वर में ये सब बंद कर दिया गया है, साधु सन्यासी नहीं जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में नाना साहब यहाँ पर सन्यासी रूप में रहे। अभी मैंने आपको बताया था 2008 में एंडरसन ने किताब लिखी है, मैं वो नाम नहीं लूँगी उसके लेखन का, लेकिन इतने परेशान थे अंग्रेज उनसे कि उन्होंने उन पर आरोप लगा के 17 पेजेस लिखे हैं आज तक के। और इस तरह से नाना साहब वहाँ रहे अंतिम समय तक। तो इस परिवार ने उनको सहयोग दिया, क्योंकि दोराहा में यहाँ पर भोपाल और इसके बीच में हमें कुछ अंग्रेजों की वो मिली है। मुझे एक अधिकारी जो है यहाँ पर, उन्होंने मुझे कहा था कि मैडम क्या बात है, कुछ हम कह तो रहे हैं कि ढंग से कि वो देख नहीं रहा है, लेकिन क्या बात है कि कुछ हमें मिली है, अंग्रेजों की कुछ खबरें मिली है। ऐसा कैसे हुआ? फिर हमने उसे पूछ के तो पता चला कि उसमें लड़ाई हुई थी और हमारी जो नानी ने कहा था वो सही है। ये खबरें हैं अंग्रेजों की, जिसमें 1859 में कुमार मरा था, एक 36 साल का सेनापति था। हाँ, ऐसी और भी है वहाँ पर। उन्होंने कहा आप इसकी खोज कीजिए मैडम। तब मैं इसके पीछे लगी, ओंकारेश्वर गई, वहाँ से मैंने ये इंडिया के कर थे। ये जो है, अब आप कहेंगे कि ऐसी जैसे मजाक जब उन्होंने वो बनाई, तो एक तो ये है कि ब्राह्मणों में छतरी नहीं पड़ती है, और वो मौका ऐसा था कि इस राज्य की जब्ती के आदेश हो गए थे। एक मेरे को पत्र मिला है इंदौर की रेसिडेंसी से, इंदौर रेसिडेंसी से पत्र मिला, जैसा नंबर ये सब है उसके कंटेंट जो लिखा हुआ है
रेसिडेंट इन लॉ गवर्नमेंट जज का आदेश देना एक्टिव उसका नाम है। पॉलिटिकल एजेंट का नियमा 1999 में आता है। ये जागीर उनके प्रति थी कि यू कैन नॉट ट्रांसपेरेंट दिस जागीर बिफोर दिस अलॉटमेंट बिकॉज इट इज एन एक्सलेसिकल अलॉटमेंट। ये एक धार्मिक अनुदान है और धार्मिक अनुदान होने से आप लोग इसको वो नहीं कर सकते। हमारी संधि इंडिया राज्य से हुई है, उसकी वजह से ये जागीर जब्त नहीं हो सकती। वरना आप कहेंगे इससे सब देंगे, इससे सब तकलीफ इसलिए नहीं मिली कि खुद गवर्नमेंट जनरल ने उस समय के कैबिनेट ने किया था कि यू कैन नॉट डू दैट, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के पत्र भी अपने पास है, तो सारे पत्र में सारे प्रमाण हैं और ये सिद्ध करता है कि दक्षिण का पेशवा कानपुर में रह के पिलुखड़ी में उसका अंत होता है। पर वो ओपन ही बता नहीं सकते थे, उनकी खबरें बताती कि युद्ध हुआ। हमें नानी का वक्तव्य भी बताता है कि बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, घर के आगे सब चले गए थे। और अन्ना ट्रस्टी का नाम नहीं था शेक्सपियर को पता है कि इट शुड बी कंटिन्यू एज एन अलॉटमेंट, एक्सलेसिव अलॉटमेंट, एंडोमेंट अनुदान। तो इसको आप जब्त नहीं कर सकते क्योंकि हमारी संधि के हिसाब से। तो संक्षेप में ये कहने का कि इस तरह से इस व्यक्ति का अच्छा। दूसरी बात ये कि क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचा था, जब कानपुर से निकले तो उनका सारा धन उन्होंने कुएं में डाल दिया। अंग्रेज को ये पता चला तो उस कुएं से भी वो निकाल दिया, लेकिन एक सुतरी का तोड़ा भी उनके पास नहीं था। आप कहेंगे क्या हुआ इतने बड़े पेशवा का? तो उनके पास एक भाड़ा भी नहीं था और एक सिग्नेचर के रूप में ही एक हुआ। चाचा छोटे से 10 साल छोटे थे वो, लेकिन वो इस तरह से ढूंढे रहे। शायद दक्षिण जाने का इरादा था, वो मुशर्राबाद और इधर से नर्मदा क्रॉस करके दक्षिण में बैठो में भी ऐसा उनके बारे में मालूम पड़ा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नाना साहब ये उनकी समाधि है। मैंने इन लोगों से भी कहा कि इसको मत छेड़िए, जो जैसी बनी वैसी पहनेगी, जो उसको हमें पत्थर के संगमर करके बनाने की जरूरत नहीं, केवल उसको आप बैरिकेड लगा लीजिए ताकि उसके ऊपर कोई ये एक धन्यवाद की बात है। हमारे मामा जी तब तक मुझे याद है कि हम लोगों को समाधि को खेलने नहीं दिया जाता था और ये दीपक कराया जाता था। शायद सपोर्ट जी भी लगाती होंगी क्योंकि हमारे मामा जी लोगों की है, तो इसलिए मुझे मालूम है कि ये भी कई सलमान अवसर करती हैं, बहुत अच्छी हैं। तो संक्षेप में इसलिए नहीं कि मैंने धन्यवाद से जुड़ा है, इसलिए कि वो घटना ऐसी हुई है। मैंने कई बार 26 लोगों को गाइड किया PhD के लिए और अभी 27 को है PhD मेरा सबमिट हो रहा है, कुछ किताबें मैंने लिखी हैं। और ये जो घटना है इसको लेकर मुझे डर हो रहा है, तो मैंने एक सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की है, जैसे मनगढ़ंत कुछ नहीं है। मेरे पास जो प्रमाण मुझे मिले हैं, जो फोटोग्राफ्स मिले हैं, जो पत्र मिले हैं, जो आदेश मिले हैं, उनके आधार पर हमें कह सकते हैं अंग्रेज विदेशी थे, उनको अपना राज्य करना था। देखिए हम अपने देश से हैं। मुझे एक और बात कहनी है कि ये आंदोलन से जो अभी 75 वर्षगांठ हो गई, सिक्किम की सीमा से लेकर उत्तराखंड से लेकर कश्मीर से लेकर केरल तक और आसाम से लेकर के गुजरात तक, मिजोरम, इन सभी प्रांतों में ऐसे आंदोलनकारी हुए हैं जिनका कोई उल्लेख नहीं। तो हम जो प्रांतीयता या केवल हमारे है कि वो हमारे है कि ये टाटा को कह सकता है, टाटा को ईरानी है, बाकी जो है वो भारत के हैं, तो इसका मतलब इस देश से खुल नहीं गए। तो हमारे देश में शक हो, कुशान हो, सब भी है, जो आए वो भी मिले हैं। तो हम ये क्षमा रखते थे कि तुम हमारे नहीं हो या हम तुम्हारे हैं, उसके बजाय हम जो हैं वो एक दूसरे के इन लोगों का जो त्याग है कि दक्षिण से आया उत्तर कहना उसका अंत हुआ। ऐसे लोगों के कम के मिलेंगे हमको, और ये एक बहुत बड़ा आयोजन आप लोगों ने किया। जैसे मैं अभी भी हूँ, बहुत आभारी हूँ आयोजकों की, बहुत बहुत धन्यवाद। संचित उद्बोधन प्राप्त हुआ। उसके पश्चात अपने माननीय अतिथिगणों से इस कार्यक्रम को समापन करने की अनुमति चाहूँगा एवं इस कार्यक्रम के कार्यक्रम संयोजक श्री दीपक जी का अनुरोध करूँगा। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम में को भव्य बनाने में हमारी सहायता की है और आभार व्यक्त करता हूँ सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद।